हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी बिहार की जो एंशियंट हिस्ट्री आपकी चल रही है उसकी फोर्थ क्लास होगी। देखो एंशियंट हिस्ट्री कैसे चलती है। सबसे पहले आप पाषाण काल में चले जाते हैं। पाषाण में भी पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण वो पढ़ते हो, फिर हड़प्पा पढ़ते हो, फिर ताम्र पाषाण पढ़ते हो, फिर वैदिक में ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक। ये काल क्रम बता रहा हूँ, ठीक है। ये जब आप पढ़ के आगे बढ़ते चले जाते हो तो यहाँ तक के साक्ष्य में केवल पुरातात्विक साक्ष्य बिहार से मिले हैं। कुछ जगहों से इन पे पढ़ाई हो गई है आपकी। फिर जब यहाँ से आते हो तो फिर आता है महाजनपद का। मैंने बताया महाजनपद कैसे बना है। पहले कबीले, फिर जनपद, फिर महाजनपद, ऐसे करके जैसे बड़े होते गए जनसंख्या बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, सेना बढ़ती गई, धन बढ़ता गया, राजस्व बढ़ता गया और चीजें बढ़ती गई, ठीक है। और फिर आगे चल के साम्राज्य की स्थापना भी होगी। तो ये पूरा आपका एक ऑर्डर है। महाजनपद के समय ही, जैसे ही महाजनपद बनना शुरू हुआ, बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। अन्य नास्तिक धर्मों का भी उदय हुआ। उनको आप पढ़ चुके हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पिछली क्लासेज देखें। ये चीजें यहीं से क्वेश्चन आने हैं आपके, ठीक है। तो हर एक चीज देख लीजिए, बहुत तरीके से मिल रही है। किसी भी कोचिंग में जाएंगे या तो वो ऐसा कंटेंट दे देंगे कि पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, 400-500 पेज का। फिल्टर करके चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो साम्राज्य विस्तार यहीं से होगा। जैन बौद्ध धर्म आप पढ़ चुके हो। जब जैन बौद्ध धर्म पढ़ने के बाद महाजनपद, ठीक है। तो 16 महाजनपदों का उदय होगा। कहाँ से जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ठीक है। अब इन महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बज्जी संघ जो है आपका, यहाँ पे 8 गणतंत्र थे। उनको मिला के 8 संघ थे, उनको मिला के बज्जी संघ या बज्जी गणतंत्र की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसको लिच्छवी संघ भी बोला जाता है। क्यों? लिच्छवी एक इसमें से एक प्रकार का संघ ही था। टोटल 8 में से एक था, लेकिन ये सबसे बड़ा था, इसलिए इसको लिच्छवी संघ भी बोला जाता है। वैशाली जो इसकी राजधानी थी, यहाँ पे क्या गणतंत्र व्यवस्था थी, इसलिए इसको बोला जाता है कि दुनिया की पहली गणतंत्र व्यवस्था है। भारत को जननी बोला जाता है। गणतंत्र क्या होता है? जब राज्य का हेड, राज्य मतलब देश, राज्य का पॉलिटी में जहाँ पे राज्य शब्द होता है वहां माना जाता है देश। देश का हेड चुनकर आए। तो बज्जी संघ में ये चीजें चुन के होती। तो विश्व का प्रथम गणतंत्र इसी को माना जाता है। इसका नामकरण किसके नाम पे हुआ? राजा विशाल के नाम। यहीं से हर एक फैक्ट से क्वेश्चन बन सकता है, कहीं से भी। क्योंकि बीपीएससी अब क्या कर रहा है, पहले बीपीएससी क्वेश्चन बहुत रिपीट करता था तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है। अब बीपीएससी खोज रहा है फ्रेश क्वेश्चन। फ्रेश क्वेश्चन में बिहार में जो आपकी चीजें कंटेंट सीमित है, आप कहाँ से निकालेंगे? फिर मैंने ये जो एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट्स हैं इनके लिए मैं कहाँ गया, आपकी जो पीएचडी करते हैं ना बिहार में स्कॉलर्स वगैरह, एमए, उनकी मैंने एक दो बुकें निकाली, 1200-1200, 1500 पेज की। उनको करने के बाद मैंने देखा 70 से 80% कंटेंट तो हर जगह लूसेंट में भी बिहार की मिल जाएगा। 10 से 20% वो कंटेंट है, वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब आते हैं 16 महाजनपदों में से दो महाजनपद कौन कौन से? गांधार और कंबोज। ये दो कहाँ थे? अफगानिस्तान में थे। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तक्षशिला यहाँ पे उस टाइम का विश्वविद्यालय भी था। सबसे प्रथम विश्वविद्यालय यही था। और तक्षशिला से ही आपका कौन पढ़ के आता है? कौटिल्य। वर्तमान पाकिस्तान में है ये, ठीक है। आगे आते हैं 3 महाजनपद, मगध, अंग, बज्जी। ये 3 बिहार में थे। पहले भी मैं बता चुका हूँ। मगध की राजधानी क्या थी आपकी? पहले राजगृह थी, फिर पाटलिपुत्र बनेगी। उदयन लेके जाएगा पाटलिपुत्र। इसके अंग की चंपा थी, भागलपुर के आसपास है ये। बज्जी संघ इसकी राजधानी वैशाली थी। अंग का उल्लेख कहाँ? अथर्ववेद में है। और राजधानी भागलपुर के निकट इसकी चंपा थी, ठीक है। अथर्ववेद सबसे बाद का वो है वेद। बिंबिसार ने अंग को विजित किया। इसमें जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार बिंबिसार, देखो बिंबिसार में 2-3 जगह, एक उज्जैन था, अवंती जिसको बोलते हैं। अवंती का राजा जो चंद्रप्रद्योत था ना, वो बहुत शक्तिशाली था। इसको भी विजित करने की कोशिश की थी, नहीं जीत पाया, फिर से इसने फ्रेंडशिप कर ली थी, दोस्ती कर ली थी। तो बिंबिसार की जो नीति है ना, एक मित्रता की, दूसरी विवाह की, बहुत फेमस है, आगे चल के बताई जाएगी, ठीक है। तो अंग को विजित कर लिया। 16 में से 5 महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली थे। कौन कौन से? बिंबिसार का कौन सा था? हरेक वंश का था। और मगध, मगध साम्राज्य का ये हेड था, राजा था। इसका महाजनपद ये सर्वाधिक शक्ति, आगे चल के यही साम्राज्य बनेगा, ये सर्वाधिक शक्तिशाली बनेगा। लेकिन उस टाइम पे पांचों शक्तिशाली थे। इसके बाद कौशल।
कौशल महाजनपद में क्या इक्ष्वाकु वंश के प्रसेनजीत का शासन था। पौरव वंश के उदयन का वत्स वत्स महाजनपद था, ये भी शक्तिशाली था। अवंती में बता चुका, ये चंड प्रदोत या प्रदोत सेन, एक ही नाम है दोनों व्यक्ति के, ठीक है। इसके नेतृत्व, मतलब दो नाम है एक ही व्यक्ति, प्रदोत सेन के नेतृत्व में शासन चल रहा था अवंती या उज्जैन में। पांचवा क्या है, 8 संघों का गणराज्य था बच्ची, वैशाली राजधानी थी इसकी। ये 5 शक्तिशाली थे। बज्जी के बारे में अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। बज्जी महाजनपद की स्थापना कब 725 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, ठीक है। कौन कौन थे इसमें शामिल, लिच्छवी, विदेह, विदेह में राजा जनक भी आते हैं, सीता जी के पिता थे, ज्ञात्रक, इसके बाद लिच्छवी अलग था, बज्जी अलग था, ध्यान रखना। बज्जी, उग्र, भोग, कौरव, इक्ष्वाकु, ये 8 गणराज्य थे इसमें पूरे उसमें। अब लिच्छवी गणराज्य भी इसको बोला जाता है क्योंकि सर्वाधिक शक्तिशाली ये था। इसमें लिच्छवी तथा संपूर्ण, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी, संपूर्ण बज्जी संघ की राजधानी भी क्या थी आपकी, वैशाली थी। बिंबिसार ने क्या किया, अब बिंबिसार की यहाँ से वैवाहिक नीति शुरू हो रही, ठीक है। विवाह करेगा 3 जगह, और उनको जिनसे विवाह करेगा उनसे मित्रता हो जाएगी, तो उनसे क्या होगा, आक्रमण का खतरा खत्म हो जाएगा, बाकी जगह आक्रमण करके विजित करेगा। तो बिंबिसार ने लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया। सेम नीति आप देखोगे आगे चल के चंद्रगुप्त द्वितीय अपनाएगा, तो वो भी बड़े साम्राज्य की स्थापना करेगा, ठीक है। बज्जी संघ को चलाने के लिए अष्टकुल नामक एक संस्था होती थी, जिसमें सारे संघों का एक एक प्रतिनिधि होता था। इसको बोला जाता है न्याय महासमिति, यही है, ठीक है। ग्राम प्रशासन कौन देखता था, गम गामणी, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। नगर प्रशासन जो देखता था उसको बोला जाता था पूर्णगामिक। नगर प्रशासन में क्या, व्यापार वाणिज्य वगैरह होगा, और गांव में खेती वगैरह। बज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता जो करता था उसको बोला जाता था गण प्रमुख। आगे चलते हैं, मगध साम्राज्य का उदय देख लेते हैं। देखो अगर ऐतिहासिक रूप से माना जाए, ऐतिहासिक मतलब जिसके लिखित साक्ष्य और प्रमाणित भी किया जा सका, तो वो माना जाता हर्यक वंश प्रथम मगध साम्राज्य का वंश था, प्रथम वंश, ठीक है। लेकिन पुराणों में और कुछ साहित्यिक स्रोतों में इसकी भी जानकारी मिलती है कि मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन था, बृहदत्त वंश। संस्थापक इसका बृहदत्त था। राजधानी इसकी बसुमती या गिरिब्रज या कुशाग्रपुत्र, तीनों नाम एक ही जगह के हैं, ये थी इसकी राजधानी। और इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा जरासंध, नाम सुना होगा आपने, श्री कृष्ण से ये युद्ध लड़ता, श्री कृष्ण को भाग, रणछोड़ दास यहीं से नाम पड़ता है, श्री कृष्ण भाग जाते हैं इसके सामने से, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ वो मिला होता है। फिर श्री कृष्ण भीम को तैयार करते हैं, भीम इससे युद्ध करते हैं और इसको पैरों से फाड़ के उल्टा फेंक देते हैं, क्योंकि ये फिर जुड़ जाता था ये बंदा, ऐसा महाभारत देखोगे पता चलेगा। तो ये राजा था। अब आते हैं हर्यक वंश, क्योंकि रामायण महाभारत भी, हमारे पुराण भी तो इसी काल में लिखे गए हैं। हर्यक वंश क्या है, मगध का प्रथम ऐतिहासिक वंश माना जाता है हर्यक वंश को। प्रथम राजा बिंबिसार, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज, सन, डेट, हर एक चीज याद रखना। 544 से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार का शासन था। महावंश, दीपवंश महावंश क्या है, जैन ग्रंथ, इसके अनुसार क्या हुआ, नहीं बौद्ध ग्रंथ है सिंगली में, दीपवंश और महावंश, ठीक, श्रीलंका में लिखे गए। 15 वर्ष में एक गद्दी पर बैठा और राजधानी इसकी क्या थी, राजगृह। इसने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। कहाँ कहाँ विवाह किया, कौशल, काशी जहाँ आता है ना, तो काशी उसी क्षेत्र में आता था। तो कौशल के राजा प्रसेनजीत और एक कौशलपुरी राजा भगवान राम का भी इसी राज्य में जन्म हुआ था। तो कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह करेगा और दहेज में इसको काशी मिल जाएगा। चेटक की पुत्री चेलना जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, ठीक है, इससे भी विवाह करेगा और पंजाब की एक राजकुमारी रहेगी क्षेमा, इन तीनों के नाम आ सकते हैं, याद रखना, इनसे भी विवाह करेगा। फिर मैत्री की नीति अपनाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि अवंती का शासक था प्रदोत सेन, कहीं पे चंड प्रदोत भी रहता है मैक्सिमम जगह, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो चंड प्रदोत ये बीमार पड़ता है तो इसके उपचार के लिए अपना राजवैद्य जीवक को भेजता है, तो ये भी
आ जाता है मैचिंग के लिए कि किसके दरबार में कौन सा राजवैद्य था, सुश्रुत कहाँ थे, चरक कहाँ थे, जीवक कहाँ थे, है ना, धनवंतरी कहाँ थे, ये भी याद रखना है। धनवंतरी वगैरह सबका जिक्र होगा आगे चल के, है ना। फिर विजय नीति अपनाएगा। ये क्या करेगा, अंग को जीतकर अजात शत्रु को वहां का शासक नियुक्त करेगा। तो अंग को ये जीत लेता है, जैसा मैंने बोला। पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखी थी और हाथियों को सेना में शामिल किया था। तो मगध साम्राज्य के उदय का एक प्रमुख कारण बनेगा कि यहाँ पे हाथियों की उपस्थिति थी। जंगल थे चारों तरफ, 3 नदियां थी, घिरा था, पहाड़ियों से घिरा हुआ था, उपजाऊ भूमि थी, लोहे की खदानें थी। ये सब मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली होने के रीजन बनेंगे आगे चल के, ठीक है। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी क्योंकि चावल की खेती होती थी, चावल खाने से मातृत्व शक्ति बढ़ती थी, ऐसा कुछ है, ठीक है। फिर आते हैं 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। इस वंश को बोला जाता है पितृहंता वंश। इसका पुत्र इसकी हत्या करेगा। अजातशत्रु का पुत्र भी जो उदयन है वो इसकी हत्या कर देगा। फिर पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठे। अब थोड़ी सी स्टोरी सुन लेते हैं। जब इसकी हत्या करेंगे तो इसकी जो पत्नी थी, है ना, वो काशी के राजकुमार की बहन थी, है ना, जो राजा था उसकी पुत्री थी। अब आगे चल के प्रसेनजीत क्या है, इसका राजकुमार है, तो उसकी बहन थी। तो ये इसकी भी मृत्यु हो जाएगी। किसकी, उसकी बहन की। उसकी बहन की जब मृत्यु हो जाएगी कौशला देवी की, तो ये प्रसेनजीत बहुत गुस्सा में होगा, ये इन पे आक्रमण करेगा, लेकिन ये हरा देगा, अजातशत्रु हरा देगा। और बाद में इनकी सिस्टर से फिर से शादी करेगा, और सिस्टर से शादी करेगा तो क्या होगा, फिर से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होगा। तो क्या है, ये जैन धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु। सन देख लीजिए 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक। उपनाम इसका कुनिक था। काशी को लेकर प्रसेनजीत से इसका युद्ध हुआ, लेकिन प्रसेनजीत की ही पराजय हुई। अब इसकी बहन थी बाजीरा, इससे विवाह करेगा और कौशल को मगध में मिला, ठीक है। ये क्या करेगा, कौशल को मगध में मिला लेगा। आगे चल के अजातशत्रु क्या करेगा, देखो फिर से काम करेगा। अपने मंत्री बस्कार के सहयोग से बज्जी संघ में भी फूट डलवा देता है। तो ये वहां आक्रमण कर रहा है जहां की इसकी माँ थी। पहले इसने काशी में भी इसकी माँ थी, उनका मायका था, वहां पे भी किया एक माँ। और अब ये नहीं पता कि रियल वाली माँ और सौतेली माँ कौन सी थी, ठीक है। और दूसरी माँ इसकी जो थी वो कहाँ की थी, लिच्छवीगढ़ राज्य की या बज्जी संघ की। तो उसमें भी ये फूट डलवा देगा। उसके बाद 16 वर्षीय एक युद्ध चलेगा और युद्ध में वैशाली को अपने राज्य में मिला लेगा। यहाँ पे भी ये काम कर, युद्ध में एक किस चीज का यूज करेगा, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं, उसी का कंटकशिला और गदा मूसल, इन दो का उपयोग करेगा। जो भल्लाल देव लिए रहता है ना गदा मूसल, उसका भी उपयोग करेगा। राजगृह में ये सुरक्षा दुर्ग बनवाएगा। मल्ल गणराज्य पर आक्रमण करके इसको भी अपने राज्य में मिला लेगा। और वत्स की राजकुमारी से विवाह करके ये क्या करेगा, अपना मित्र बना लेगा। तो ये बहुत सारे काम किए इसने, ठीक है। बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में एक स्तूप का निर्माण कराएगा। और जैसा मैंने बोला है अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति भी होगी, ठीक है। ये काम भी इसी के काम उसमें शुरू होगा। अब इसका पुत्र रहेगा उदयन, इसकी हत्या कर देगा और गद्दी पर बैठ जाएगा। उदयन कब से कब तक, 461 से 444 ईसा पूर्व तक रहेगा। पहले यह चंपा का राज्यपाल था। ये क्या करेगा, गंगा और सोन नदी, पटना कहाँ पे, पाटलिपुत्र तो वहीं आसपास ही है, ठीक है। तो पटना, गंगा और सोन नदी के किनारे गंडक नदी भी उसके पास से निकलती है। तो इसके संगम पे क्या करेगा, ये पाटलिपुत्र नगर बसाएगा। तो अगर ये बोला जाए कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो उदयन ने की, और इसको राजधानी भी बनाएगा। तो पहली बार पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाई, राजगृह से इसी बंदे ने। जैन धर्म का अनुयायी था। पाटलिपुत्र के मध्य में जैन चैत्यगृह का निर्माण कराता है। चैत्यगृह क्या होता है, पूजा गृह। आगे चलते हैं। अवंती के राजा पोलक ने इसकी हत्या कर दी, उदयन की। इसके बाद कौन बैठेगा, शिशुनाग। अभी तक अवंती कोई जीत नहीं पाया, ये ध्यान रख। अवंती इतना शक्तिशाली था, यही रह जाएगा, आगे चल के जीता जाएगा इसको, ठीक है। नागदशक इसका अंतिम शासक था, ठीक है। तो शिशुनाग क्या करेगा, इसके अंतिम शासक नागदशक, जिसको दर्शक भी बोला जाता था, इसकी हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा।
अब शिशुनाग में कौन, शिशुनाग और कालाशोक दो राजा हुए। तो शिशुनाग देख लेते हैं। ये पूरा वंश देखो 412 से 345 ईसा पूर्व तक रहा है, ज्यादा समय तक नहीं रहा है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले जाएगा ये शिशुनाग। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र से पुनः वैशाली कौन ले गया। वत्स, अब ये जीतेगा अवंती को, ये जीत लेगा। वत्स, अवंती और कौशाम्बी, इन पर विजय प्राप्त करेगा। तो पहला शासक जिसने अवंती पर विजय प्राप्त की वो शिशुनाग था। 394 ईसा पूर्व में मृत्यु के बाद इसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठेगा, ध्यान रखना। और कालाशोक के समय में आपकी फिर से एक बौद्ध संगीति होगी, द्वितीय बौद्ध संगीति। इसको काकवर्ण भी बोला जाता है। मगध की राजधानी पुनः ये पाटलिपुत्र लेके चला। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ इसके समय में। और नंदीवर्धन, इस वंश का जो शिशुनाग वंश है, इसका अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। अगला जो सबसे शक्तिशाली वंश होगा वो होगा नंद वंश, और इसके बाद फिर मौर्य वंश की स्थापना हो जाएगी। तो 345 से 321 ईसा पूर्व तक रहा, ये भी ज्यादा समय तक नहीं रहे। सर्वाधिक शक्तिशाली इस वंश का राजा था महापद्म नंद। इसकी बहुत सारी उपाधियां हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। इसको बोला जाता है कली का अंश, सर्व छत्रांतक, सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। तो इसको दूसरा परशुराम भी बोला जाता है। भार्गव भी उपाधि थी, एकराट भी बोला जाता है। ये सारी इनकी उपाधियां थी, ध्यान रखना। विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना यही बंदा करेगा। अभी तक विंध्य पर्वत के दक्षिण तक, जहां कलिंग है उड़ीसा, कोई नहीं गया था। ये बंदा जाएगा और कलिंग पे भी विजय प्राप्त करेगा, वहां एक नहर बनवाएगा। इन सब की जानकारी कहाँ, कलिंग का एक शासक था खारवेल, इसका था हाथी गुम्फा अभिलेख, बहुत फेमस अभिलेख है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इससे ये सब जानकारी मिलती है। ठीक, विंध्य के दक्षिण में पहली बार विजय प्राप्त करेगा, कलिंग उड़ीसा को जीतेगा और नहर बनवाएगा। उड़ीसा से जैन मूर्ति लेके आएगा और मगध ले आएगा, ठीक है, जैन धर्म की। आखिरी शासक नंद वंश का घनानंद, बहुत ही ज्यादा इसके खिलाफ असंतोष था प्रजा में, लेकिन इतना शक्तिशाली था, समझो इसी के टाइम पे सिकंदर का आक्रमण होगा। सिकंदर का समकालीन कौन था, घनानंद, पूछा जाता है। तो सिकंदर की सेना, इसकी सेना के बारे में इतना सुन चुकी थी कि वो यहाँ पे आने के लिए क्या मना कर देती है, ठीक है, मगध साम्राज्य पे हमला करने के लिए मना कर देती, इसकी इतना शक्तिशाली शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक था। इसके काल में 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर का आक्रमण हुआ। तो सिकंदर का भी पूछा जाता है कहाँ का शासक था, यूनान या ग्रीस बोला जाता है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की नींव डाली, मौर्य वंश की स्थापना की, सीधी बात। अब थोड़ा सा बताते हैं इसने क्या किया। कौटिल्य थे, विष्णुगुप्त नाम था उनका, पंडित व्यक्ति थे, बहुत प्रतापी थे, तक्षशिला से पढ़ के आए थे, ठीक है। अब इनकी बेइज्जती कर देता है ये व्यक्ति, बेइज्जती कर देता है तो ये बस मन में टीस ले लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक चरवाहा, जिसको बोला जाता है कि चरवाहा थे, इनको मिलते हैं, इनमें इनको दिख जाते हैं शासक बनने के गुण, इनको तैयार करते हैं, शिक्षा देते हैं, हर चीज करते हैं, फिर साम्राज्य की स्थापना करवा देते हैं और घनानंद को मौत के घाट उतरवा देते हैं। अब आते हैं मौर्य वंश, 321 से 185 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक। जानकारी कहाँ से मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है, विष्णु पुराण से मिलती है, मुद्रा राक्षस से मिलती है। इसमें क्या बोला गया कि ये व्यक्ति शूद्र था, मौर्य जो थे शूद्र थे, लेकिन जैन और बौद्ध ग्रंथ बोलते हैं कि ये मौर्य क्षत्रिय वंश के शासक थे, ठीक है। इसके समय किसका आक्रमण होगा, सेल्यूकस निकेटर। तो घनानंद के समय कौन आया था, इसी का सेल्यूकस निकेटर। उस टाइम पे सिकंदर का क्या था, सेनापति था ये, और इसके समय खुद ही आक्रमण कर देगा क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद यही राजा बन जाता है। तो इसके समय सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ, इसको पराजित किया गया, किसको, सेल्यूकस निकेटर को। 303 ईसा पूर्व में इसके साथ एक संधि होगी, जिसके तहत सेल्यूकस क्या करेगा, कुछ 4 स्थान देगा दान में, लेकिन उसके पहले देखो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह करेगा ये। चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह कर देगा और दहेज में 4 प्रांत देगा, हेरात, कांधार, मकरान तट और काबुल, सारे अफगानिस्तान के प्रांत हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाते हैं। सेल्यूकस क्या करेगा, एक राजदूत भेजेगा इनके दरबार में, मेगस्थनीज, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएगा। इंडिका नामक सबसे फेमस पुस्तक है, इसकी रचना कर। इंडिका अपने वास्तविक स्वरूप में उपलब्ध नहीं है, बाद के जो प्लूटार्क, जस्टिन एरियन, इन्होंने इसकी बुक के आधार पर वर्णन किया है हिस्ट्री का।
अंतिम वर्ष में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहले भी बता चुका हूँ आपको जैन धर्म में। ये सिंहासन त्यागेगा। जैन मुनि थे भद्रबाहु, एक स्थूल भद्र थे जो पाटलिपुत्र में ही रह गए थे। भद्रबाहु के साथ ये चले जाते हैं कहाँ, श्रवण बेलगोला। यहाँ पे आज भी बाहुबली की 50 फुट से ऊंची मूर्ति है। हर 12 साल में दुग्धाभिषेक होता है। मोदी जी भी गए थे, ठीक है। तो श्रवण बेलगोला ये जाएंगे। यहाँ पे संलेखना प्रथा होती है जैन धर्म में, उसमें क्या होता है, खाना त्याग देते हैं जैन मुनि, सारी चीजें त्याग देते हैं और फिर कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है अपने आप, ठीक है। इस प्रथा पे उत्तराखंड हाईकोर्ट या राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार बैन भी लगाया था, बाद में इसको मान लिया गया कि ये धर्म का एक्सट्रीम रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, तो फिर बैन हटा दिया, ठीक है, प्राण त्याग दिए। यहाँ पे आपका मगध साम्राज्य में मौर्य वंश तक खत्म हो गया, ठीक है। महाजनपद भी आपने देख लिया। अब बिहार में आपको क्या क्या मिल रहा है पढ़ने को, बिहार स्पेशल बहुत डिटेल, इतनी डिटेल में पढ़ाएंगे कि कुछ भी नहीं छूटेगा। ये आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जीएस रिवॉल्यूशन करके ऐप है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बेसिक साइंस की भी सारी क्लासेज यूट्यूब पे मिल जाएंगी। करंट बिहार स्पेशल करंट डाल दिया आपका जून तक, नवंबर 2022 से जून 2023 तक का करंट डाल दिया। 2-3 सोर्सेज से डाला है, उससे बाहर नहीं आएगा। बहुत आइडिया है बिहार के एग्जामों का, ठीक है। इसके बाद ये 3 चीज़ें मिलेंगी। अगर आप जीएस पढ़ना, फिर जीएस बाकी रह जाती है, जीएस पढ़ना चाहते हो तो इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जीएस थोड़ा डिटेल में जाओगे सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पे आपको पीडीएफ वीडियो मिल जाएंगे सारे, उसमें जीएस बहुत डिटेल में कराई गई है, ठीक है। अगर आप कंबाइंड बैच चाहते हो तो कंबाइंड बैच भी आपको मिल जाएगा 499 में, जिसमें तीनों बैचेज की क्लासेज, पीडीएफ, वीडियो प्लस टेस्ट वगैरह जो भी होगा, टास्क वगैरह सब मिलेगा। ऐप का नाम जीएस रेवोल्यूशन है। जीएस रेवोल्यूशन टेलीग्राम पर सर्च करो, ग्रुप मिल जाएगा। और ये नंबर है, कोई क्वेरी है तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।